अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 8 या लेक्चर नंबर 8वां करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी बेटा जिसकी वजह से जो मुग़लों की जो सल्तनत थी उनका ज़वाल हुआ, और वो कौन सी ऐसी आदतें उन्होंने अपना ली थी जिनकी वजह से अगेन मुग़लों का जो सल्तनत जो उनका दौर था वो ख़त्म हुआ। उनको वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी है जो दी गई है, अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स चाहिए हों तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इस ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हम लोग प्रीवियस यानी कि पिछले टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से ऐसे जानशीन यानी कि कौन से ऐसे सक्सेसर्स थे औरंगज़ेब के जो उस वक्त के सबसे अहम सल्तनत के बाद दावेदार जो आ गए थे, उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज का टॉपिक में अगर आप नोट करो बेटा कि आपके पास जो आपके बोर्ड लेवल पर यानी कि ऑक्सफोर्ड, आगा खान या किसी भी बोर्ड लेवल पर, कैम्ब्रिज लेवल पर आपसे जो सवाल पूछ लिया जाता है कि रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, इसको आप डिस्कस करें कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसके बिना पर जो मुग़लों की सल्तनत थी उनका ज़वाल हुआ। अब अगर देखा जाए तो आपके स्क्रीन पर जो आएंगे जो रीज़न या कॉजेज़ या फैक्टर्स होंगे बेटा, अगर आपने स्क्रीन पर देखो तो बेटा ये मेजर रीज़न्स या कॉजेज़ हैं जिनके बिहाफ पर मुग़ल एम्पायर का जो पूरी सल्तनत थी जो मुग़लों की, उनका ज़वाल हुआ। अब हम लोग इन्हीं वजूहात को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास आ रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इंतज़ामिया। अब अगर आपने नोट करो बेटा कि मुग़लों की जो सल्तनत थी वो बहुत बड़े पैमाने पे थी, ठीक है। अब जब बड़े पैमाने पर है तो एक मुग़ल जो बादशाह है वो सबको चला रहा है, लेकिन उसका फैसला पहुंचते पहुंचते क्योंकि हज़ारों गज दूर एक बंदा बैठा हुआ है तो अब जाहिर सी बात है उसको इतनी आराम से फ़ौरन इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं, पहली बात। और सल्तनत हर दिन कभी ना कभी तब्दील हो रही है, कभी ना कभी फ़ैसले तब्दील हुए जा रहे हैं। अब अगर हम लोग नोट करें एक वजह अगर हम लोग पहली अगर देखें तो औरंगज़ेब के दौर में मज़बदार का जो सिस्टम था यानी कि वही गवर्नरशिप का जो सिस्टम था जो शुरू किया था उसने, अब वो गवर्नर फैसला उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक कि खुद किंग उसको खुद उस चीज़ को बोलते हैं ना एक अपने तरीके से समझा कर या उन चीज़ों को प्रोवाइड कर कर खुद उसे मुहैया ना कर दे। अब ये वो वजह थी कि अब इतनी दूर कोई बैठा हुआ है तो उसको पैगाम पहुंचाने में टाइम लग जाता था, और इतनी ज़्यादा मसाइल पहले ही खड़े हो चुके थे क्योंकि बागियों का जो दौर था मुग़लों में वो बढ़ता चला जा रहा था। ये महीनों की कहानियों में था क्योंकि अब जंगें भी हो रही थी, सल्तनत का भी एक बड़ा रुझान चल रहा था। अब सल्तनत किसके हाथ में जाएगी ये भी एक बड़ा मसला चल रहा था। तो अब इतने मसले अगर खड़े हो जाएंगे तो इंतज़ामिया वक्त पर अपना काम नहीं कर पाएगी, और यही वो रीज़न है कि जितना वो तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रही होगी हर दिन अपनी सल्तनत अपने गवर्नर के हिसाब से उनके फैसले तब्दील हो रहे होंगे। अब ये एक सबसे बड़ी वजह थी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि अगर एक मैनेजमेंट एक वक्त में एक तरीके से सारे काम कर रही हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो अपने अपने तरीके से काम करना शुरू करे तो फिर उनको पूरा एक मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है। इसकी अगर दूसरी सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो मिलिट्री कॉस्ट यानी कि फ़ौजी अखराजात। अगर नोट कराओ कि मुग़लों की सल्तनत क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर थी और सल्तनत को संभालने के लिए जाहिर सी बात है अफवाज का भी वैसा होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अफवाज में एरे यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल विद रिलीजन एक साथ मौजूद हैं, ठीक है बेटा।
जाहिर सी बात है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी हैं, मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग हैं। अब यहाँ पर सल्तनत को इस तरह से चलाना चाहिए था कि लोगों के अंदर लोग बागी ना हो जाए। अपने लोगों में अगर बागी लोग हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या फिर। अब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, दबाव बहुत ज़्यादा था सल्तनतों, जाहिर बात सल्तनत को संभालने के लिहाज से अगर देखा जाए तो बागियों से लड़ते लड़ते अपने लोग बागी हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं या हिंदुओं के साथ लड़ रहे हैं, मराठाओं के साथ लड़ रहे हैं, तो वो अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर अपने लोगों से लड़के अपनी चीज़ों को अपनाया जाएगा तो बागी तो पैदा होंगे बेटा, रिबेलियंस तो आएंगे, रिबेल भी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर नोट कराओ कि आपने खुद अपने लोगों को समझाने की बजाय उनसे जंगें करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी चीज़ों पर कब्जा करना था। जबकि इस्लाम ये कहता है कि पहले किसी तरह गुफ्तगू से उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करो, इंसाफ पैदा करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ जंगें करते रहोगे तो लोगों के जहन में बैठ जाएगा कि इनको सिर्फ जंगी करना आती है, इनको अयाशें करना आती है, इनको अपने फैसले लेना इतने आराम से नहीं आते। ये वो रीज़न था। दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो जानशीनी यानी कि सक्सेशन जो शिप चल रही थी वो बड़ी ख़तरनाक हो गई थी। क्यों? क्योंकि बेटा ये बिल्कुल हकीकत है। अब आपकी सल्तनत इतनी बड़ी है, आपके बच्चे इतने हैं कि बस नहीं, अब 4-5 बच्चे हैं और सल्तनत हैं। अब आपने नोट करना होगा कि आपने अपनी सल्तनत को कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर हम लोग भूले नहीं तो ये जो मैटर था जानशीनी के जो तनाज़ा था इतना बड़ा, वो इसलिए था बेटा कि जाहिर सी बात है अपने उसूलों को छोड़कर अपनी फैमिलीज, अपने ख़ानदान वालों को देख रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो शाहजहाँ का दौर एक सबसे बड़ा दौर था। क्योंकि आपने अगर नोट कराओ कि 1657 यानी कि 1657 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उसके चारों बेटों में इख्तलाफ पैदा शुरू हो गया। सल्तनत के हिसाब से बीमार पड़ा है भाई, मरा भी नहीं है, अभी इंतकाल भी नहीं हुआ है, सिर्फ बीमार हुए हैं, तो उस पर इतना झगड़ा शुरू हो गया। रीज़न सल्तनत, क्योंकि विरासत में अगर किसी बेटे को ज़्यादा मिल गई तो वो आगे निकल जाएगा, बाकी सब पीछे। अब ये कौन सी सोच है? ये दौलत की सोच कहाँ से आ गई? ये मालदारी की सोच कहाँ से आ गई? इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं था। इस्लाम में तो ये है कि आप बांटो, इन्वेस्ट करने को कहते हैं। बेटा हम तो नेकियां कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा इन्वेस्ट। सेविंग्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बचत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतनी बचत रखो, सुन्नत में है कि आपका अखराजात निकल जाए 1 महीने का, 1 महीने के अखराजात में, चाहे वो आपका सेहत हो, तालीम हो, इतना होना चाहिए। हम लोग तो बटोर रहे हैं। अब बटोरने का मतलब ये कि जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पैसा होगा बच्चों की उतनी तलब बढ़ जाएगी, उतनी ही सारी चीज़ों की तड़प भी होगी। अब वो तड़प जब बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है आपकी सक्सेशन जो जानशीनी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जो सबसे ज़्यादा करीब में बच्चा होगा उसी को आप प्रेफर करोगे फेवरेट में। तो ये वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे पूरा मेरिट सिस्टम होना चाहिए था। मेरिट सिस्टम के हिसाब से आपने जब ख़त्म कर दिया तो एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपर्टीज़। अब जाहिर सी बात है गिरती हुई फौजी महारत क्यों हो रही है? क्योंकि इतने ज़्यादा सक्सेसर्स पर हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि अपनी अपनी अफवाज लेकर बैठे हुए हैं। अब अपनी अपनी अफवाज लेकर जब बैठे हुए हैं तो बेटा एक बात याद रखना कि जितनी भी डायनेस्टी, उसमें जितने भी ख़ानदान थे, फैमिलीज थी, सल्तनत थी, अब जाहिर सी बात है वो बड़े पीरियड्स के लिए चल रही हैं, उनको इतनी आराम से अपना तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना बड़ा मुश्किल है। रीज़न क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत है, कब कौन किसके ऊपर हमला कर दे ये भी नहीं पता। एक सबसे बड़ी बात है ना बेटा, ये तो सबसे बड़ी बात। और ये चलता चला जा रहा है, ये हमेशा चलता चला जा रहा है। और मुग़लों के दरमियान में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनकी जितनी भी महारतें थी वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। क्योंकि अब एक कोई है नहीं मुग़ल। अब एक मुग़ल अगर देखा जाए तो 4 उसके बेटे, तो चारों बेटों में जो फेवरेट है उसी को दे, बाकी 3 क्या करेंगे? उनको कुछ पता नहीं, उनको कुछ सिखा नहीं रहा। अब यही वो रीज़न है कि वो सारी जो तालीमात थी वो भी ख़त्म, अब इस्लामी तालीमात भी ख़त्म होती चली जा रही हैं। अब वो जितनी ज़्यादा डिक्लाइन पे चले जा रहे हैं उतना ही जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो ख़त्म होता चला जा रहा है, कब्ज़ा ख़त्म होता चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल औरंगज़ेब की है। औरंगज़ेब ने जब अपने भाइयों के साथ ही लड़ाई शुरू कर दी, मार दिया, सब कुछ कर दिया, तो शिवाजी जो उस वक्त के मराठाओं में थे वो बागी हो गए, उन पर हमला किया, औरंगज़ेब के ऊपर हमला कर दिया, उसकी आधी सल्तनत ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि मिलिट्री क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने अपने ख़ानदान के सबसे ज़्यादा जितने भी लोग थे उनको आपने खुद ही ख़त्म कर दिया। आपके पास कोई सल्तनत चलाने के लिए लोग नहीं जिन पर आप एतबार कर सको। ये कॉमन सेंस की बात है, ये एक कॉमन फैक्टर है बेटा। लेकिन आपने ये देखना है कि मेरिट कहाँ पर है। क्या आपका भाई, आपकी बहन जो भी है वो उस मेरिट पर उतर रही हैं?
क्या वो काम वो करा है, वो सारी एक्सपर्टीज़ हासिल की है, वैसी तालीमात है, वैसी महारत है, तो फिर तो ठीक है। नहीं है तो उसकी जगह बनाओ, लेकिन बनाओ तो अपने आप को इतना साबित रखो कि सामने वाला आपकी बात सुन ले, आपकी बात को समझ ले। अगर आपकी बात वो नहीं समझ पा रहा है या आपको नहीं समझा पा रहा है, यानी कि आपकी जो औकात है, अब एक सिंपल सी बात है यहाँ पे जो मैं लिखा हुआ है ऑनर, वो आपका ख़त्म होता जा रहा है। वो सिंपल सी एक बात है। वो क्यों? क्योंकि आपने अपनी औकात इसलिए खो दी क्योंकि आपने लोगों को खुद साबित कर दिया है कि मैं अपनों को नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ूंगा। कॉमन सेंस है ना। अब गलती एक दफ़ा काफ़ी है, सही है, हो जाती है, लेकिन अगर गलती पे आप पहली गलती पे उसको ख़त्म कर दो, हटा दो, तो उसने तो बेचारे ने कोई काम ही नहीं किया, आपने उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, ख़त्म हो गया बात ही। आपका फिर भरोसा, अब दूसरे भी आपसे भरोसा हटा देंगे, बोलेंगे तो ये पहले ही वक्त में हमारे को ख़त्म कर रहा है। ये सही है, इंसाफ का तकाजा सही है, लेकिन थोड़ा नरमी, थोड़ी, इतनी भी नरमी नहीं कि खुद ही ख़त्म हो जाओ, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला पॉइंट तो और भी ख़तरनाक है, सीकिंग प्लेजर। अब आप नोट करो कि खुशी, यहाँ पे मैं लिखा तलाश, सीकिंग का मतलब है तलाश, है ना, लेकिन यहाँ पे तड़प। ये आप याद रखना बेटा कि हमेशा हम खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आज के दौर में भी होता है, ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि हाँ मुग़लों के दौर में कुछ ज़्यादा ही था। अब अगर नोट कर लिया होगा कि यहाँ पे जितनी भी ग्रुपिंग चल रही है मुग़लों के हिसाब से, उनकी दौलत भी बढ़ रही है। अब दौलत, सल्तनत में ज़्यादा तो दौलत का जो जुनून होता है, अब जाहिर सी बात है बढ़ जाता है ना, कि मेरे पास तो इतना है सब कुछ, अब इतना है तो मैं उसको लुटाऊंगा, खर्च थोड़ी करूँगा, बांटूंगा थोड़ी, लुटाऊंगा। देखो ये लुटाने का जो चक्कर है ना, फिर यहाँ पे बड़े मसले होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा तो बहुत पड़ा हुआ है, आप उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो, आप उसको लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल, आप खुद के लिए इस्तेमाल करोगे तो मसला हो जाएगा। देखो मैंने बकायदा लिखा है प्लेजर लविंग एंड डीजनरेट। आपने अगर नोट करा हो कि हम लोग खुद अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की बजाय, नेक काम करने की बजाय, खुद को अपने ऊपर खर्च कर, चलो खर्च तो किया, अब इतना भी लुटाओ नहीं कि सामने वाला गरीब है और ख़ुद आपको लगे कि हाँ भाई सामने तो पराडो आ रही है। एक तरीके से एक सिंपल सी बात है, वो एक कॉमन सेंस की बात है ना बेटा। देखो ना, आपने इस्लाम के उसूलों को ख़त्म किया, अब जाहिर सी बात है इस्लाम के उसूलों को ख़त्म कर दिया है, तो आप उनके जो आपका जो मज़ा है, इन्जॉयमेंट है, वो शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी खुशी के लिए, अपनी तड़प के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। और यहाँ पे अगर आप नोट करो कि मुग़ल अपने कपड़े भी इतने ज़बरदस्त, ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह, अगर आप नोट करो खाने, एक वक्त का खाने के अंदर 100 लोगों का खाना बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 100 लोगों का खाना बनेगा, खाने वाला एक है, कॉमन सेंस। अब इसकी एक बड़ी मिसाल मैंने लिखी हुई भी है, अगर आपने नोट कराओ कि अकबर के ही दोस्त का कहना है। अब अकबर के दोस्त का मतलब ये है कि अकबर की सल्तनत में उसने सिर्फ एक हुक्मनामा दिया कि मेरे दोस्त के लिए 100 लोगों का खाना बनाया जाए। अब 100 लोगों से मुराद ये कि यहाँ पे आप नोट कर लो कि वो सारी चीज़ें होंगी खाने में जो एक गरीब को शायद एक वक्त में ना मिले। ये कॉमन सेंस की बात। अब ये अय्याशियाँ हैं, इसको हम बोलते हैं अय्याशियाँ। जब आप अय्याशियों में डूब जाओगे ना तो बड़े मस्त। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं और बहुत गिरी हुई अब मिसालें हैं, क्या बोलूँ। अगर नोट करो, एक और छोटी सी मिसाल तो, मिसालें तो बहुत सारी हैं, मगर एक बोलते हैं ना, एक लिमिट होती है बेटा। जाहिर सी बात है मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन आपने अगर नोट कराओ कि एक मिसाल दे रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बनाई हैं और उसमें सबसे बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बताओ कौन सी है? ताजमहल। आप अंदाज़ा लगाओ, ताजमहल की मिसाल हम लोग किस में रख के देते हैं ये आपको ही पता और मुझे ही पता है। ताजमहल एक लिहाज से क्या है? मकबरा है। किसका? शाहजहां का। और उसी की बीवी वहाँ दफन है। लेकिन वहाँ लोग किस सोच में जाते हैं ये आपको पता है और मुझे भी पता है कि हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ये भी आपको पता है, अजूबों में आता है। तो वह अजूबे क्यों बनाया गया, कितने हाथ कटे, क्यों हुआ, ये अय्याशियाँ हैं बेटा। ये अय्याशियों का, देखो ये अय्याशियों का नतीजा है। ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, इसी में रखते एक मिसाल देता हूँ। उमर बिन खत्ताब का को पूरा एक वाक़या पता होगा, एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। एक घर में 8 अफराद और एक कमरे जितना, एक बंदा जो खलीफा है 22 लाख मुरब्बा में, वो एक कमरे के 8 अफराद एक ही घर में बैठे हुए हैं, कोई महल नहीं, कुछ नहीं। अब ये अय्याशियाँ तो नहीं हुई ना, अय्याशियाँ तो आ सकती थी। एक मिसाल दी मैंने आपको, एक छोटी सी मिसाल दी है, तो बंदा लगा जब ये मिसालें लोग देंगे तो गरीब का दिमाग कहाँ से चला जाएगा। ज़रा सोचो उस वक्त गरीब क्या सोच रहा होगा, ये मुसलमान है। एक कॉमन सेंस, एक छोटी सी कॉमन सेंस मैंने आपको दी है। और यहाँ मैंने इससे लिखा है कि एक्सपेंसिव, इतनी ज़्यादा खर्चे क्यों लुटा रहे हैं? दौलत ज़्यादा है, तड़प भी है,
वगैरह वगैरह। तो ये आप नोट करो। और अगर नोट करा होगा कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है आप कमज़ोर भी हो जाएंगे इख्तियारात में, क्योंकि लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो जाएगा। उनकी सिक्योरिटी जो थी, उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जो इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी आपके लोग आपके साथ नहीं है। रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है वो दिख रहा है कि आपकी अब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, आप अपने उसूलों पर ख़त्म और अपनी पहचान खो रहे हो। जब पहचान आप खो रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी ताकत भी ख़त्म हो रही है। और इससे न लगाएं कि उनकी अपनी ही कोर्ट, उसकी अपनी ही कोर्ट, यानी कि आप जानना लगाओ बेटा कि अपनी ही कोर्ट के लोग इतने ज़्यादा तगड़े हो गए कि वो किसी भी मुग़ल को उसी वक्त सज़ा दे सकते हैं। एक सिंपल सी बात है ना, एक कॉमन सेंस की बात है ना भाई। अगर वो मुग़ल चाहे तो भाई अब मुग़ल का इंसाफ का तकाजा कहाँ ख़त्म हो चुका, ज़रा सोचो, क्योंकि वो खुद याशों में डूबे में। अब इसमें अगर एक मिसाल दो, छोटी सी मिसाल दो, आलमगीर टू जो था, अब जाहिर सी बात है उसको हलाक किया गया, असैसिनेट किया गया। जाहिर सी बात है उसकी अपनी कोर्ट ने किया, क्यों? क्योंकि याशों में डूबा हुआ है। चाहे अय्याशों में डूबा, अय्याशों में कुछ भी लो बेटा आप, चाहे वो वीक कंट्रोल हो, चाहे वो मिलिट्री के अखराजात हों, कुछ भी हो, अफवाजी भाई अपनी ही खुशी के लिए वो कितना भी खर्चा कर रहा हो, सबके लिहाज से। अब यही वो रीज़न है, मुसलमान, असल चीज़ जो टारगेट की जा रही है वो किस पर? मुसलमान पर की जा रही है। वो ये नहीं देख रहे कि वो इंसान की शख्सियत कैसी है, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान का ये हाल चल रहा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो भी काम करेंगे बीइंग एज अ मुस्लिम या मोमिन, वो हमें ये नहीं बोलेंगे कि भाई देखो ये बंदा था इसने ये हरकत की, नहीं, मुसलमान ने की। तो अपनी आइडेंटिफिकेशन को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन को दिखाने के लिए आपको वैसे इक़दाम करने होंगे जैसे इस्लाम ने दिए थे। और यही वजह थी कि हमने अब इस्लाम के अहकामात को छोड़ा। अब वो उनके उसूलों को जब हमने छोड़ा तो हमारा जो कंट्रोल था, जो हमारी कमज़ोर इख्तियारात थे, वो भी आगे बढ़ना शुरू हुए। हमारा सिस्टम ख़त्म होना शुरू हो गया, निज़ाम ख़त्म। अब डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद शुरू हो गई, इम्तियाज़ी मिजाज शुरू हो गया। अब यहाँ पे सुपरवाइज जो करने के लिए आ रहे थे लोग, वो अब वो मेरिट पर हैं या नहीं है ये भी नहीं पता, फेवरिज्म चल रहा है, बड़ी बातें हो रही हैं वगैरह वगैरह। आपका जो बाकायदा इंतज़ामिया है वही ख़त्म हो गई है, तो फिर आगे चल के क्या बचेगा? अब आपको बात पता चली बेटा कि मुग़लों का दौर क्यों ख़त्म हुआ। हम लोग जो इतने बड़े दावेदार बोलते हैं कि 850 साल हुकूमत की मुग़लों ने, कहीं लिखा हुआ है 850 साल, कहीं लिखा है 1000 साल, लेकिन असल जो फिगर है वो है 1130, 1130 ईयर्स हैव बीन रूल्ड बाय मुग़ल ऑन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुग़लों से मुराद मुसलमान, और मुसलमानों का दौर जब गुजरा, 1000 साल जब मुसलमानों ने यहाँ पे सल्तनत अपनी कायम करके रखी, तो वो कौन से ऐसे जवाब थे जो आपके सामने मैंने भी पेश किए हैं। क्योंकि अगर आपने नोट करा, इसमें सबसे मेजर जो फोकस किया गया वो था सीकिंग प्लेजर। इसके बाद सबसे अहम बात क्या थी? मिलिट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब आपने अगर नोट करो, ये सारा जितना भी निज़ाम आ रहा है वो आपने नोट कर लिया होगा बेटा कि हम लोग जब खाने के ऊपर बोलते ना, एक सुन्नत तरीका है कि चावल का दाना भी बचना नहीं चाहिए अपने थाली के अंदर। जब आप एक बंदे के लिए 100 लोगों का खाना बना रहे हो तो सोचो बेटा कितना ज़ाया हो रहा होगा। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है ना। देखो यही वो बातें हैं जो मुसलमानों ने उस वक्त खोई, और यही वो वजह थी जिसकी बिना पर मुसलमानों का जवाल हुआ बरसगीर। अब तक हम लोग अपनी पहचान फिर से उठाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब बीच में भी उठी, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, बीच में भी उठी थी जब कायद आज़म का दौर आया, उस वक्त भी मुसलमानों का रुतबा बढ़ा क्योंकि सर अहमद खान का दौर गुजरा। लेकिन आपने अगर नोट करा हो कि मुग़लों के दौर पे हमने वही गलतियां की जो अब हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अब भी वही गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कोई चीज़ का पता हो, सर्वे हो या रिसर्च हो बेटा, तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।